Okay, let's begin. So, revise कर रहे. First class we discussed the objective of FR and the objective of FSA. The objective of FR is to provide information about the company's financial position, change in financial position, and financial performance to various users such as existing and potential shareholders, creditors, existing and potential debt providers, ठीक है? To enable them to take economic decisions. What decisions? Economic decisions. What are economic decisions? A company is thinking about whether to shut down one of its division. A company is thinking whether to shut down one of its division. ठीक है? तो वो शट डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये डिसाइड करना है. तो उसके लिए उस डिवीजन का पास्ट प्रॉफिटेबिलिटी, करंट प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह देखना पड़ेगा. उसके लिए मैंने एनालिस्ट को अपॉइंट किया. ठीक है कि एनालिस्ट तुम बताओ कि क्या ये डिवीजन शट डाउन कर दूं क्या. तो एनालिस्ट को इन्फॉर्मेशन चाहिए. वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे सोर्सेस से लेगा जिसमें पीएल बैलेंस शीट इज वन ऑफ देम. दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक डिसीजन. कंपनी ए इज थिंकिंग अबाउट एक्वायरिंग कंपनी बी. रिक्वेस्ट है कोई भी पिलर के पीछे नहीं बैठे प्लीज. पिलर के पीछे बैठने से दो इश्यूज है. नंबर वन, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट. नंबर टू, टॉक्स स्टार्ट. ठीक है, तो आई थिंक इंग्लिश इज ओके विथ यू, यू हैव अंडरस्टूड. नहीं तो मेरे को पिन पॉइंट करना पड़ेगा. कोई भी पिलर के पीछे प्लीज नहीं बैठे. दैट डज नॉट मीन दैट मैं टारगेट करना चाह रहा हूं इसको. ओके मेरा बोलने का मतलब है बेटर रहेगा. ओके यू विल बी एबल टू पे अटेंशन. या सो आई वाज सेइंग दैट एफआर का पर्पस है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस. इकोनॉमिक डिसीजंस में एक दो वियर्ड डिसीजन बता रहा हूं जो पहले नहीं बताया था. क्या एक कंपनी सोच रहा है कि एक डिवीजन को शट डाउन करना चाहिए क्या, तो उसके लिए तो बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए. एफआर विल प्रोवाइड सम ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. एक कंपनी ए सोच रहा है बी को अक्वायर करे क्या, बी को अक्वायर कर लें क्या. टीवी चालू है क्या. कंपनी ए सोच रहा है बी को अक्वायर कर लें क्या, तो बी को अक्वायर करेंगे तो परचेस कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा. तो हाउ मच परचेस कंसिडरेशन शुड ए पे टू बी. ओके तो बी का एनालिसिस करना पड़ेगा. उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए. ठीक है, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट बाइंग शेयर्स एंड बाइंग बॉन्ड्स एंड लेंडिंग एंड गिविंग credit pay goods to the company. It is also bigger things like shut down of a division, like mergers and acquisition. ये सब economic decisions है. economic decisions. तो FR का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहां लिखा हुआ था. FR का ऑब्जेक्टिव किसने बताया था. अकॉर्डिंग टू आवर नोट्स IASB. IASB का एक फ्रेमवर्क है. उस फ्रेमवर्क से FR का ऑब्जेक्टिव आया था टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. ठीक है ना. एफएसए का ऑब्जेक्टिव था टू यूज क्या, टू यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एफआर along with other information about the EIC for the purpose of taking economic decisions. ठीक है, दो तीन क्लासेस करते करते लोगों को एफआर और एफएसए का ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है. एफआर में प्रोवाइड, एफएसए में क्या, यूज. तो किसका काम है पास्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सेल्स का ट्रेंड निकालना. एफएसए का. हिस्टोरिकल पैटर्न्स एनालाइज करना, उससे फ्यूचर में फोरकास्टिंग करना, ये सब काम है किसका, एफएसए का. एफएसए विल एंगेज इन अ फोरकास्टिंग एक्सरसाइज. ओके वो फोरकास्ट करेगा एक कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एफआर एंड ऑल्सो अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईआईसी. करेक्ट. फिर किए थे एफएसए का फ्रेमवर्क का स्टेप्स. एफएसए का फ्रेमवर्क का स्टेप्स. क्या एफएसए के फ्रेमवर्क में एक स्टेप इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग. एफएसए के फ्रेमवर्क में क्या एक स्टेप इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग. एकदम भी नहीं. ठीक है, एफएसए का पर्पस पूछेगा तो यस फोरकास्टिंग है, पर एफएसए के फ्रेमवर्क का स्टेप्स पूछ रहा है तो फोरकास्टिंग नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या पूछ रहा है. ठीक है, क्या एफएसए फोरकास्टिंग करता है. यस करता है, पर एफएसए फ्रेमवर्क का स्टेप्स में फोरकास्टिंग है क्या, नहीं है. मोटा मोटी करोगे रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो अपना फर्स्ट स्टेप था आर्टिकुलेट द पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनालिसिस. पर्पस क्या, एक कंपनी
एक डिवीजन बंद कर रहा है, उसके लिए आप एनालिसिस कर रहे हो सकता है। क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर करने वाला है, आपको एडवाइस करना है, उसके लिए एनालिसिस कर रहे हो सकता है। क्या जनरल शेयर मार्केट के लिए एनालिसिस कर रहे हो कि शेयर बाई करना चाहिए कि नहीं, हो सकता है। क्या एक बैंक लोन देगा कंपनी को या नहीं देगा, उसके लिए एनालिसिस कर रहे हो सकता है। तो क्या पर्पस है और क्या कॉन्टेक्स्ट है, मतलब टाइम और रिसोर्सेस क्या अवेलेबल है। दैट वाज स्टेप 1। स्टेप 2 वाज कलेक्ट डेटा। डेटा तो वही कलेक्ट करेंगे जो अपने पर्पस को फुलफिल कर सके और विद इन द टाइम हो सके, विद इन द रिसोर्सेज हो सके। कलेक्ट डेटा, साइट विजिट्स, मैनेजमेंट मीटिंग, पीएल बैलेंस शीट, ठीक है, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, कलेक्ट डेटा, लॉट ऑफ डेटा इज टू बी कलेक्टेड। स्टेप 3 क्या था, प्रोसेस डेटा। प्रोसेस, मेक एडजस्टमेंट्स to the data. The company is following LIFO, you make it FIFO. The company is following straight line method of depreciation, you make it accelerated method of depreciation. Okay, the company is recognizing revenue on cash basis, you make it accrual basis. You may adjust for two purposes. Number 1, to compare it with other companies. Number 2, to make it more realistic. ठीक है, calculate ratios, prepare charts, prepare common size financial statements. क्या कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 100 के बेसिस पे कि बैलेंस शीट का टोटल 100 पकड़ लो, कॉमन साइज, या पीएल में सेल्स को 100 पकड़ लो। दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद था एनालाइज एंड इंटरप्रेट। एनालाइज एंड इंटरप्रेट द प्रोसेस्ड डेटा। आपको क्या लगता है, क्या कंक्लूजन है जो आपको लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप, कम्युनिकेट। क्या, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ द ऑडियंस। कम्युनिकेशन में एथिक्स आ जाता है। एथिक्स, अगर गलत तरह से कम्युनिकेट किए तो नॉन एथिकल हो जाएगा। वो आपने पूरा का पूरा चीज शेयर नहीं किया, सब पूरा बहुत बड़ा था, कैसे शेयर करते, तो बता तो देते कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, आपने केवल बोला बाय रिकमेंडेशन, उसका रिस्क नहीं बोला, अनएथिकल है वो। ठीक है, कम्युनिकेशन एथिक्स से रिलेटेड है। जब एथिक्स कराऊंगा तो फिर से यहां पे याद दिलाऊंगा। और लास्ट था अपडेट एंड रिव्यू। अपडेट एंड रिव्यू, दिस वाज द स्टेप्स ऑफ व्हाट, एफएसए। स्टेप्स ऑफ एफएसए। ये फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुआ था। सेकेंड क्लास पे एंटर किए प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद नहीं हुए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। इसका मतलब एकदम भी देख रही है घर पे, ठीक है, चाहे जून हो चाहे दिसंबर हो। जून हो तो और रिस्की है, बिकॉज आपको क्या नवंबर में बुक खोलने में, दुर्गा पूजा के टाइम पे बुक खोलने में याद आएगा क्या बोला था, कुछ याद नहीं आएगा। समझ गया। इन दैट केस देयर इज वन रिकोर्स, रीड द बुक। जो इंस्टीट्यूट का बुक शेल्फ है वहां से रीड करो तो पता चलेगा वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो इन दैट केस इफ यू वांट टू मेक इट लाइटर, यू कांट डिले। मैं पढ़ा रहा हूं और आप देख के नहीं आ रहे हो ना, मतलब नहीं होगा, पिकअप नहीं हो पाएगा, पूरा खराब मेहनत, और वापस से ये क्लास करना पड़े, दैट्स द बिगेस्ट पेन। ठीक है, तो बिकॉज किसके पास टाइम है इस तरह से। तो यू गॉट टू लुक एट द नोट्स, ओके, एट होम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। वन, जो लोग होने के बाद सोचते हैं यार पता नहीं सम्स क्यों नहीं कर पा रहे, चल एक बार ट्राई कर लेते हैं। ट्राई में नेगेटिविटी क्या है, क्या बात है, सर नहीं कराए तब भी कुछ तो समझ में आएगा आंसर देख के पीछे। ठीक है, और कुछ जो कॉपी भी नहीं खोल रहे, गड़बड़ है। Whenever I did counseling of CFA to anybody, I never impressed that easy course है। ठीक है, तो I said challenging course है because competition है, तो उसमें अगर आप नहीं देखोगे तो in that case गड़बड़ होगा। हाँ, ये बात जरूर है, अपने जैसा यहाँ पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ाई कहीं पे इस प्लैनेट में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो and I mean it definitely, तो वो एडवांटेज जरूर है, बट अदरवाइज यू हैव टू लेवरेज अपॉन दैट। ठीक है, तो आप अगर नहीं ओपन कर रहे हो तो गड़बड़ है। बिकॉज मेरे को कुछ जन का फेस देख के लगा मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसका कभी नाम सुना ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। करेक्ट, ये चार। इन चारों में से तीन, शुरू का तीन अलग अलग चैप्टर है। बैलेंस शीट का अलग चैप्टर है, कैश फ्लो का अलग चैप्टर है, इनकम स्टेटमेंट का अलग चैप्टर है। तो उन तीनों के बारे में कुछ भी बता दो, इस चैप्टर में एक अधूरापन रहेगा ही। किसा आपने बोला बैलेंस शीट के बारे में, बट सर इट वाज हैफर्ड, मतलब आई डिड नॉट गेट इट। एनीबडी विल एग्री टू इट ऑब्वियसली, बिकॉज इट हैज टू बी गिवन टाइम, लाइक वी आर गिविंग टाइम टू दिस चैप्टर। तो यू नीड टू ऑलवेज बी स्मार्ट दैट
कई चैप्टर में कुछ टच अपॉन होता है, पर वो टच अपॉन का इलैबोरेशन बाद में होता है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम. बैलेंस शीट इज अ स्टैटिक पिक्चर. इट इज नॉट अ मूविंग पिक्चर. Statement of comprehensive income and statement of cash flow and statement of changes in owner's equity are all over a period of time. All the three. इनमें से statement of comprehensive income and statement of cash flow provides information about financial performance. Financial performance, if you remember objective FRA. Financial performance. Does the cash flow statement provide information about financial performance? Yes. On cash basis. And the income statement on accrual basis. Both are about financial performance. ठीक है? Which can be more played with. किसके साथ manipulation possible है ज़्यादा? Income statement. Statement of cash flow के साथ ज़्यादा manipulation possible नहीं है, because वो cash है ना, cash आया गया, judgment involved ज़्यादा नहीं है. But statement of income, okay, statement of comprehensive income, उसमें बहुत ज़्यादा assumptions है, judgments है, वगैरह है, और ये जानना जरूरी है. ठीक है कि बहुत ज़्यादा जजमेंट्स है. रेवेन्यू जो सेल्स दिखा रखा है, क्या पता इस साल का है कि नहीं है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा रखा है, क्या पता इस साल का है कि नहीं है. डेप्रिसिएशन गॉड नोस क्या फॉर्मूला लगाया है. ठीक है, तो हर एक चीज में देर आर अजम्पशंस, बट देन इट इज रियलिस्टिक. मैंने अगर कोई सही मायने में करे, इट शोज इकोनॉमिक रियलिटी. ठीक है, बिकॉज कैश आया वो थोड़ी इनकम हो गया. मैंने आप लोग से फीस ले लिया, दैट इज नॉट माई इनकम. आई हैव टू टीच यू, देन इट्स माई इनकम. द बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है ना. तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट मोटा मोटी लास्ट क्लास किए थे. इनकम स्टेटमेंट जरा सा बाकी है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे मेन इक्वेशन आया था क्या? A इक्वल टू L प्लस E. इट इज everything in accountancy. A equal to L plus E. There would be stalwarts who do not know any debit or credit, जिनको जर्नल एंट्री नहीं आता है, पर उनको A equal to L plus E आता है. That's sufficient for the purpose of any accounting on this globe. A equal to L plus E. Debit credit is not required. ठीक है, तो and that's the tone of the CFA curriculum. ठीक है ना, कि डेबिट क्रेडिट नहीं चाहिए अकाउंटेंसी के लिए. A equal to L plus E. Everything revolves around this. एसेट्स को मैंने डिफाइन किया था रिसोर्सेज. क्या? रिसोर्सेज विच विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है, रिसोर्सेज विच विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. लायबिलिटी, क्लेम्स ऑन दोज रिसोर्सेज, क्लेम्स ऑन दोज रिसोर्सेज, लीगल क्लेम. इक्विटी, रेसिडुअल क्लेम ऑन द एसेट्स आफ्टर द लायबिलिटीज आर व्हाट मेट. ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन दिया था. डेफिनेशन देने के बाद मैंने बोला था एसेट्स, ओके, they can be shown from least liquid to most liquid as we show it in India. इंडिया में जो बैलेंस शीट, जो लोग भी अकाउंट्स कर रखे हैं, सबसे पहला आइटम नॉर्मली दिखाते हैं अपने प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग या गुडविल व्हाटएवर. ठीक है, सबसे लीस्ट लिक्विड से चालू करते हैं बैलेंस शीट. ओके, पर यूएस वगैरह में दे शो इट फ्रॉम व्हाट, मोस्ट लिक्विड टू व्हाट, लीस्ट लिक्विड. कौन सा करेक्ट है? कोई बात ही नहीं है करेक्ट का, दोनों चीज करेक्ट है. ठीक है, बोथ आर ओके. एसेट्स में नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट. लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी. और इक्विटी में कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एंड अर्न्ड कैपिटल, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एंड अर्न्ड कैपिटल. इनफैक्ट इक्विटी का नोट्स पे जाना, इक्विटी का नोट्स पे जाना, उस पे 3 एरो टाना हुआ है क्या? 2 एरो. एक एरो क्या था? कंट्रीब्यूटेड कैपिटल. दूसरा क्या था? अर्न्ड कैपिटल. ठीक है, तो एक तीसरा एरो टान लो. तीसरा एरो वहीं पे राइट साइड में स्पेस होगा. वैसे नोट्स को ना थोड़ा लिखते समय आप लोग को बने, अब इंप्रूव शायद मेरे को पहले बोल देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्या है ना, स्पेसेस क्रिएट करते ही नोट्स में बने. डू नॉट बी वेरी वेरी, वहां जैम मत करो, ट्रैफिक जैम मत करो नोट्स में. So that when you want to write something extra from the questions or something, you always have some space here and there, okay, to fill. So I think that's a very good strategy कि notes पे थोड़ा सा breathing space रखने का. ठीक है, so that something could be inserted if you really felt after doing a lot of questions कुछ समझ में आता, मन नहीं मानता है कि उसको नहीं लिखे. ठीक है, तो उसको लिखने का स्पेस रहे तो बहुत बढ़िया हमेशा. खैर, तो इक्विटी में एक थर्ड एरो लिखना, माइनॉरिटी. क्या? माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट.
माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 80% स्टेक है, कितना है 80% स्टेक, ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 80% इक्विटी होल्ड करता है, तो इन दैट केस सिंस 80% होल्ड करता है तो कंसोलिडेशन होता है, बी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए के साथ क्या होगा, कंसोलिडेट, ठीक है। बट अल्टीमेटली 100% तो नहीं ओन करते, 100% तो नहीं ओन करते, तो जो 20% है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। वो भी तो शेयर होल्डर्स है, तो उसको भी तो इक्विटी में दिखाना ही पड़ेगा, तो उसको अलग से दिखा देते हैं, क्या, माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जैसे कोई वर्ड आए तो अपने अटक नहीं जाए। वैसे तो इतना लंबा जर्नी है ये एफआरए का कि सारे वर्ड्स अपने आप ही जगह जगह पे आते रहेंगे, बट जितने वर्ड शुरू में एक बार शेयर कर लिए और एक बार आप सुन लिए तो इन दैट केस अपने आप ही सेकंड टाइम आने से और रिसेप्टिविटी इज बेटर, ठीक है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ओके, तो वो भी उसके अंदर आता है, इक्विटी के अंदर। तो एक था कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, एक था अर्न्ड कैपिटल और एक क्या, माइनॉरिटी। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल में मैंने बोला था पार और क्या, एपीआईसी, पार और एपीआईसी। एपीआईसी वाज एडिशनल पेड इन कैपिटल, इंडिया वाला शेयर प्रीमियम, इंडिया वाला शेयर प्रीमियम, ठीक है। तो प्रेफरेंस कैपिटल भी होगा, इक्विटी कैपिटल भी होगा, और वहां पे एक इंपॉर्टेंट आइटम किए थे, माइनस ट्रेजरी स्टॉक। क्या, माइनस ट्रेजरी स्टॉक, शेयर्स बायबैक, शेयर्स बायबैक, कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट, कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट, ठीक है। तो जो अर्न्ड कैपिटल में कितना एरो निकाले थे, दो, एक तो रिटेन्ड अर्निंग, दूसरा क्या, एक्यूमुलेटेड ओसीआई। एक था रिटेन्ड अर्निंग और एक है एक्यूमुलेटेड ओसीआई। वैसे रिटेन्ड अर्निंग भी एक्यूमुलेटेड ही है, रिटेन्ड अर्निंग इज ऑल्सो एक्यूमुलेटेड। अभी तक का रिटेन्ड अर्निंग, आज तक का प्रॉफिट जो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, रिटेन किया, दैट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो और स्ट्रेस आया था एक्यूमुलेटेड ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, लास्ट वर्ड इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दोज आइटम्स which do not pass through the PL account, which do not pass through the PL account because they are extreme items, they will make the PL volatile, they'll make the PL volatile. But ये जो pass through the PL account, तो स्टूडेंट को तभी समझ में आएगा अगर वो ये समझे कि हर साल जो पीएल अकाउंट बनता है उस पर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर से जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से डिविडेंड देते हैं, तो वो जो रिटेन्ड अर्निंग तो इक्विटी में ही जाता है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि पीएल अकाउंट में जो बचता है रिटेन्ड अर्निंग वो कहां जाता है, प्रॉफिट बने इक्विटी में, ठीक है। तो कोई भी आइटम से रेवेन्यू अगर इंक्रीज हुआ तो क्या इक्विटी इंक्रीज हुआ, यस, रेवेन्यू गोज अप, इक्विटी गोज अप, सैलरी गोज अप, इक्विटी गोज डाउन, interest expense goes up, equity goes down. Anything which increases income, equity goes up. Anything which decreases income, equity goes down. तो इससे ये समझे, okay sir, equity changes because of PL account. Yes, it does. But are there some items which bypass the income account? Yes. What are they? OCI. Because they will make the PL very volatile. They will make the PL very volatile. Okay? वहाँ उतना बता के इनकम स्टेटमेंट में जाने के बाद OCI का और इलेबोरेशन किया था जहाँ पे क्लास एंड हुआ था, ठीक है। पफ, कहां पे, पफ, PUFE, P फॉर पेंशन, U फॉर अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, F फॉर फॉरेन करेंसी एडजस्टमेंट, E फॉर इफेक्टिव हेजेस। एक बार मैंने बोला था तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए सर, चारों का फुल फॉर्म पता है, P फॉर पेंशन, U फॉर अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन AFS, F for foreign currency adjustment, E for effective hedges. You should not over pressurize yourself कि यार ये चारों एकदम भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है, बिकॉज स्कोप नहीं है। इफ वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट देम, पहला तो वी कैन नॉट बिकॉज लेवल 2 का स्टफ है, और दूसरा एकदम डाइवर्जन हो जाएगा, धीरे धीरे मौका लेते हैं ना। देयर विल बी LOS इन द इनकम स्टेटमेंट चैप्टर, इनकम स्टेटमेंट का चैप्टर में LOS और OCI के ऊपर, तो वहां पे फिर से मौका मिलेगा OCI को डिक करने का। तो लेट इट बी अ पीसफुल अफेयर ना, स्मॉल स्टेप्स, इंक्रीमेंटल स्टेप्स मूविंग टुवर्ड्स परफेक्शन, ठीक है। तो और एक था R, वो क्या था, रिवैल्यूएशन, वो केवल IFRS में है, बिकॉज IFRS अलाउ करता है एक कंपनी चाहे तो फिक्स्ड एसेट्स को फेयर वैल्यू पे दिखा सकता है, किस पे, फेयर वैल्यू पे, मतलब जो आपने कभी नहीं करते इंडिया में, प्लांट एंड मशीनरी का तुम उसका मार्केट वैल्यू पे दिखाएगा हर बार,
तो उसका मार्केट वैल्यू तो उसका चेंज होता रहेगा, हाँ तो वही करेगा। तो वो जो चेंज होगा वो तो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है, वो पीएल में थोड़ी ला सकते हैं। पीएल में लाएंगे तो पीएल तो डांस करेगा एकदम, नॉट अलाउड। यू हैव टू टेक इट इन व्हाट, ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पीएल में जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगा और जो बैलेंस शीट में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, उसमें डिफरेंस क्या है? इनकम स्टेटमेंट में जो ओसीआई आएगा और जो बैलेंस शीट में ओसीआई आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? बैलेंस शीट में तो आज तक का है, इट्स बिगिनिंग ओसीआई प्लस इस साल का ओसीआई, और इस साल का ओसीआई कहां पे है? इनकम स्टेटमेंट। माने इस साल पेंशन एडजस्टमेंट क्या हुआ? पीएल। इस साल अनरियलाइज्ड गेन और अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी क्या हुआ? पीएल। बट बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी ओसीआई था साल के शुरुआत में, और इस साल का और हुआ, मिला मुलू के आएगा ना। तो वो चीज भूले नहीं, बैलेंस शीट आज तक का है, पीएल अकाउंट तो केवल इस पीरियड का है, करेक्ट? फिर देखे बिना बोलना, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट LCM, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट LCM, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट। जितने में खरीदे थे उतना दिखाएंगे, वैल्यू बढ़ गया तो भी नहीं दिखाएंगे, पर वैल्यू गिर गया तो गिरा हुआ दिखाएंगे, कंजर्वेटिव। ये मानेंगे नहीं हमको कमती दिखाना है। डेटर्स अकाउंट्स रिसीवेबल आर वैल्यूड एट NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज शोन एट historical cost less accumulated depreciation, historical cost less accumulated depreciation. Accumulated depreciation is a dash account, contra account, it's a contra fixed asset account, ठीक है? तो बैलेंस शीट, does it show the financial position of the company? No. Although उसका नाम है statement of financial position, it is not a statement of financial position at all. It does not show the financial position of the company, because the items in the balance sheet are measured in a variety of ways. They are not shown at fair value. Therefore, what is the purpose of the balance sheet? To assess risk. बैलेंस शीट को देखते ही पता चलता है, ओके कंपनी का इतना डेट है यार, कैसे चुकाएगा? लगता है लॉन्ग टर्म में इंसॉल्वेंट हो जाएगा। कंपनी का इतना करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, करंट और करंट एसेट इतना कम है, लगता है अपना क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे पाएगा। लिक्विडिटी, एक होता है सॉल्वेंसी, एक होता है लिक्विडिटी, दोनों डिफाइन किया था मैंने। लिक्विडिटी माने एबिलिटी टू पे योर शॉर्ट टर्म डेट, और सॉल्वेंसी माने एबिलिटी टू पे योर लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है? तो बैलेंस शीट इज यूज्ड टू एक्सेस रिस्क। रिस्क क्या है कंपनी में पता चलता है बैलेंस शीट से। फिर किए थे इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट का नाम इनकम स्टेटमेंट नहीं था, उसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ये नया स्टफ था सबके लिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आया बिकॉज वहां पे ओसीआई भी आएगा। क्या आएगा? ओसीआई, ठीक है? तो ओसीआई के अलावा जो इनकम है दैट इज नेट इनकम। ओसीआई के अलावा जो इनकम है दैट इज नेट इनकम। नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नेट इनकम प्लस ओसीआई इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या एक ही स्टेटमेंट में पूरा दिखा सकते हैं? यस। क्या अलग अलग में दिखा सकते हैं? यस। अगर अलग अलग में दिखाए तो इनकम स्टेटमेंट एंड होगा नेट इनकम पे, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टार्ट होगा कहां से? नेट इनकम से, ठीक है? तो नेट इनकम का फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस पर 2018 में चेंजेस आया। 2017 तक अलग था, 2018 में चेंजेस आया, ठीक है? वो फॉर्मेट था किसा मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नाम का आइटम होता था यूएस गैप में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो हटा दिया गया, मतलब इट इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड नाउ। तो इसलिए सीएफए बोला जाता है डू नॉट स्टडी फ्रॉम आउटडेटेड मटेरियल, पुराने मटेरियल से पढ़ने से गड़बड़ है, ठीक है? तो ओके, व्हेन वी गिव यू सम टेक होम क्लासेस, तो 10 बार सोचना पड़ता है इस पे क्या चीज चेंज हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है ना? उसको देख के दिया जाता है, ठीक है? तो इन दैट केस अब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इस धरती पे नहीं है, पहले लास्ट ईयर तक था, 2017 तक, ठीक है? तो मैंने बोला एक वर्ड यूज किया था बीच में, देखना वहां पे, अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दिख रहा है पीएल में? नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं बोला, क्या बोला? अदर ऑपरेटिंग और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जो भी साइड एक्टिविटीज होते हैं ना, मेन एक्टिविटी क्या हुआ? आई गिव द एग्जांपल, मैकडॉनल्ड सेल्स हैमबर्गर्स, तो उससे जो कमाता है वो रेवेन्यू है, खर्चा है। और उसके अलावा मैकडॉनल्ड ने कोई पीस ऑफ लैंड बेचा प्रॉफिट पे, वो प्रॉफिट आएगा अदर ऑपरेटिंग इनकम पे, ठीक है? रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस, वो भी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, पर कोई भी फाइनेंशियल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? फाइनेंशियल। तभी तो वो जो आया वो ईबीआईटी था। व्हाट वाज दैट? ईबीआईटी।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल इनकम, उसके बाद आ गया था अपना क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स, और उसके बाद आ गया क्या, नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम प्लस ओसीआई, सॉरी, नेट इनकम प्लस ओसीआई इक्वल टू व्हाट, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहां पे क्लास एंड हुआ था लास्ट वाला। रिवीजन तो फास्ट होगा ही ना, ठीक है, वी हैव बीन रिवाइजिंग फॉर द लास्ट 20-25 मिनट्स, ठीक है, तो आई कांट हेल्प मोर देन दैट, ठीक है, तो अपने पूरा कंट्रोल में अभी तक चैप्टर, बिकॉज 2 ही क्लास बीता तो रिवाइज करना ईजी होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर डी ऐड करें, चलो, आई थिंक पॉइंट नंबर डी में जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, ओके, जो नेट इनकम पीएल अकाउंट में है, नेट इनकम, उसको सस्टेनेबल इनकम नहीं माना जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए आपको सस्टेनेबल इनकम चाहिए। टू फोरकास्ट इनकम क्या होगा फ्यूचर में, यू नीड टू नो सस्टेनेबल इनकम। कि सब ये जो नेट इनकम है, इसमें तो कुछ ऐसा आइटम होगा ना जो इस साल हुआ फ्यूचर में नहीं होगा, वो सब हटा उठू के स्मूदन करके जो इनकम निकलेगा, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल इनकम। यानी जस्ट एक एडवाइस है एनालिस्ट को कि नेट इनकम जो पीएल अकाउंट में है उसको फ्यूचर का इनकम नहीं माने, उस पर से सारा गंदगी हटाएं जो वन ऑफ आइटम्स है, और हटा के जो बचा उसको यूज करें फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फोरकास्टिंग। ठीक है, तो बस वो आइटम जैसे बैलेंस शीट डज नॉट शो व्हाट, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, वैसे इनकम स्टेटमेंट डज नॉट शो द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द सस्टेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो वो अपने को वो कैविएट ध्यान रखना है, लिख देना पॉइंट नंबर डी। नेट इनकम एज पर आई एस, इनकम स्टेटमेंट को आई एस बोल रहा हूं, I/S लिखने से बेटर रहेगा। नेट इनकम एज पर आई एस, ओके, आई विल बी यूजिंग दिस फ्रेज इन क्लास। नेट इनकम स्टेटमेंट एज पर, net income as per IS, income statement, okay, net income as per IS does not represent sustainable income, 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 full stop. There are a number of non-recurring, there are a number of non-recurring items included in it. There are a number of non-recurring items included in it. There are a number of non-recurring items included in it. Non-recurring items included in it. Full stop. When the analyst यानी FSA का बात हो रहा है, FR का नहीं, when the analyst wants to value a stock, wants to value a stock, wants to value a stock, comma, he has to make a number of adjustments, he has to make a number of adjustments to the NI, number of adjustments to the NI in order to make it, in order to make it sustainable, in order to make it sustainable, in order to make it sustainable. Full stop. This is done in the dash stage of FSA framework. This is done in the dash stage of the FSA framework. कौन सा stage? Processing stage. This is done in the processing stage of the FSA framework. This is done in the processing stage of the FSA framework. Processing stage of the FSA framework. Full stop. ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, क्या पॉइंट वाइज चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर, चेक करो तुम लोग। पॉइंट नंबर 3 होगा क्या, अब 3 होगा, ठीक है। LOS बी का पॉइंट, LOS बी है ना,
LOSB का .3, LOSB है की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, .3, LOSB का पॉइंट नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है वो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, बट ऑन व्हाट बेसिस? कैश बेसिस। पूरे साल में कैश कहां कहां से आया, पूरे साल में कैश कहां कहां गया, क्लासिफाइड इनटू 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, आइटम बोल रहा हूं, बताना कहां जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टेक योर टाइम, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। आइटम बोल रहा हूं कहां जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट 50 मिलियन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट 50 मिलियन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ प्लांट, not sale of goods and services. Cash received from sale of goods and services is what? Operating. Cash received from sale of property, plant and equipment is what? Investing. ठीक है। लोन रीपेड 500 मिलियन, फाइनेंसिंग। लोन को रीपे किए 500 मिलियन, फाइनेंसिंग। सैलरी पेड 40 मिलियन, ऑपरेटिंग। ठीक है। ज्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो है जो पीएल से कनेक्टेड है, बट दैट डज नॉट मीन दैट आप इस तरह रीड करो पीएल में जो भी आइटम हो वो ऑपरेटिंग, एकदम भी नहीं। ठीक है। पर ज्यादातर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो पीएल से कनेक्टेड है। ठीक है। तो पीएल में फर्स्ट आइटम होता है सेल्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट आइटम कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स। पीएल में फर्स्ट आइटम सेल्स ऑन अक्रूवल बेसिस, सेल्स ऑन अक्रूवल बेसिस। अगर माल बेच दिया, पैसा नहीं मिला तो भी सेल्स है इस साल का। ठीक है। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट आइटम कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स। सेकेंड आइटम पीएल में सीओजीएस, क्या फुल फॉर्म? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकेंड आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश पेमेंट टू सप्लायर्स, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स। उसके बाद पीएल में सैलरी, वेजेस, ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश सैलरी पेड, कैश वेजेस पेड, कैश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड। यानी कोई आदमी पीएल को और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को पिक्चराइज कर एक ही तो है, हर आइटम एक ही है। ठीक है। द होल पॉइंट इज दैट वो अक्रूवल बेसिस पे, ये क्या है कैश बेसिस पे। दोनों में से विच वन इज मोर ऑब्जेक्टिव? कैश बेसिस, ऑब्जेक्टिव, जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इट्स ऑब्जेक्टिव। इनकम स्टेटमेंट इज सब्जेक्टिव, बट इनकम स्टेटमेंट इज मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लेस रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट? परफॉर्मेंस। ठीक है। तो but income statement can be abused and misused by the management. They can play with it. Cash flow statement cannot be abused or misused by the management. ठीक है। तो एक होता है CFO, एक होता है CFI और एक होता है CFF। फुल फॉर्म पता चल रहा है बोलते ही? CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, CFI कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, CFF कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों में से जनरली एक, इन तीनों में से कोई एक जनरली नेगेटिव होता है। कौन सा? इन तीनों में से एक ज्यादातर कंपनीज के लिए नेगेटिव होता है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, बिकॉज कंपनीज लोग नॉर्मली प्लांट ये सब खरीदता है कि बेचता है? खरीदता है। प्लांट बेचना इज एन एक्सट्रीम थिंग, और भी बिकेगा तो छोटे से दाम पे बिकेगा, नया प्लांट का दाम तो बहुत ज्यादा है। Companies, in order to retain and increase their productive capacity, have to invest in plant and machinery every year. Okay, वो तो great outflow है। तो CFI is usually negative. If I find that a company का CFI positive है, investment activity से भी पैसा आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत बढ़िया कंपनी है। ट्रू और फॉल्स? अगर एक कंपनी का CFI मेरे को दिख रहा है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बहुत ही बढ़िया कंपनी है सर, ये तो इन्वेस्टमेंट से ही पैसा जनरेट कर रहा है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इसका मतलब कंपनी लगता है बंद होने वाला है, धंधा करने का मन नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग? प्लांट मशीनरी बेच रहा है तो बिजनेस क्या चीज से करोगे तुम? ठीक है। इट इज सरप्राइजिंग, CFI पॉजिटिव विल नॉट बी अ गुड फीचर। ओके, आई वुड बी डाउटिंग द
गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ऑफ दिस कंपनी, वेयर दिस कंपनी इज गोइंग टू कंटिन्यू और नॉट। ठीक है, तो डू नॉट फॉर्म अ बायस इन योर माइंड कि कैश आना चाहिए जाना नहीं चाहिए, वो मन में मत बनाओ, एकदम भी नहीं। ठीक है, तो CFO should be positive. CFO should be positive. Operations should generate cash. Should generate cash. Of course, there could be exceptions. जहाँ पे एक स्टार्टअप कंपनी है, नया कंपनी है, और शुरू में हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज ड्रेन फॉर इट. दैट्स ओके. आई नो इट्स अ स्टार्टअप. आई एम फ्यूचर ओरिएंटेड व्हाइल बाइंग द शेयर. आई विल नॉट टेक इट नेगेटिवली. बट अदरवाइज एक रनिंग कंपनी जो सदियों से रन कर रहा है उसका ऑपरेटिंग में नेगेटिव हो, इट्स नॉट वेरी गुड. नॉट अ वेरी गुड साइन. ऑपरेशंस शुड जनरेट कैश जनरली. ओके. फाइनेंसिंग के बारे में आई कांट से, बिकॉज वो डिपेंड करता है कंपनी का एक्सपेंशन जो है ना, CFI कितना जोर से नेगेटिव है. अब CFI तो क्या, प्लांट खरीद रहे हैं. ऑपरेशंस तो इस साल से पैसा आया, तो ऑपरेशंस का पैसा सफिशिएंट नहीं होगा ना प्लांट खरीदने के लिए. ऑपरेशंस का पैसा सफिशिएंट नहीं होगा. अगर कंपनी बहुत जोरों से एक्सपैंड कर रहा है तब तो पैसा उठाना ही पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो CFF नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. यूजुअली एक बहुत अग्रेसिव कंपनी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी पैसा उठा के प्लांट में डाल रहा होगा. तो ग्रोथ is achieved by pumping money into plant and machinery, into new projects. That money comes from CFO, that money comes from CFF. I would also like to see कि CFF में वो पैसा कहाँ से आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है कि डेट से आ रहा है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी CFF में पैसा उठाया ना, तो पैसा कहाँ से उठाया, इक्विटी से उठाया कि डेट से उठाया. विच इज सेफर? इक्विटी. इक्विटी से पैसा उठाया तो सेफर है, बिकॉज कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है चुकाने का. यू कैन नॉट बिकम बैंकरप्ट. ओके, यू हैव नो लीगल लायबिलिटी टुवर्ड्स योर शेयर होल्डर्स. बट अगर डेट से उठाया तो रिस्की. डेट से उठाया तो रिस्की. रिस्क एंड रिटर्न आर पार्ट्स ऑफ द सेम कॉइन. तो इन दैट केस जब बोला डेट इज रिस्की, इसका मतलब ये नहीं बोलना चाह रहा हूं बैड, नहीं उठाना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल. आई एम जस्ट सेइंग डेट इज रिस्की. बट रिस्क कैन बी बेनिफिशियल ना. इट जस्ट शोज एग्रेशन. अगर तुम CFA कंप्लीट करने के बाद और 2-3 साल काम करने के बाद डिसाइड करते हो कोई नया बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, और उसके लिए जो पैसा चाहिए उसको लोन उठाते हो, तो लोन उठाने सबसे पहले जो तीसरा पार्टी को लगता है वो ये कि जिगरा, दम चाहिए लोन उठाने का. बिकॉज दैट गोज टू शो तेरे को इतना कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस में, ठीक है, कि तुम उस लोन को चुका पाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा. तुमको पता है तुमको टेंशन है, ओके, बैंक्रप्सी हो सकता है, तब भी तुम लोन उठा रहे. तो डेट को उतना नेगेटिवली व्यू नहीं करें. डेट ऑब्वियसली रिस्की है, बट डेट गोज टू शो द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी. और अगर डेट को 10-12% देना है और उस पर 50-60% अर्न करें, 10-12% देना है और उस पैसे पे 50-60% अर्न करें, सारा एक्स्ट्रा किसके पास जाएगा? इक्विटी. थिंक अबाउट इट. ठीक है, इतना बड़ा क्लासरूम है, इस पे शेयर होल्डर्स और डेट प्रोवाइडर्स बैठे हैं, तो हम लोग सब शेयर होल्डर्स है ये लोग, और आप लोग डेट प्रोवाइडर्स हो. तो आप लोगों से पैसा लिए 500 मिलियन, आपको उस पर 10% दिए 50 मिलियन, पर उस 500 मिलियन पे हम तो 200 मिलियन कमा लिए. तो बाकी 150 मिलियन तो ये लोग को मिला पैसा लगाए बिना. ये लोग तो 500 मिलियन लगाया ही नहीं था. 500 मिलियन तो तुम्हारा पैसा है, उस पर 10% को दे दिया. अब बाकी सारा 150 मिलियन ये लोग को मिला विदाउट पैसा लगाए हुए. यू कैन अंडरस्टैंड कितना जोर का रिटर्न ये लोग का हो जाएगा. दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इफ समबडी विल से गाड़ी तेज चलाना चाहिए, गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, तो इन दैट केस कंजर्वेटिव बोले गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, तो चला हौले हौले 10 का स्पीड पे. अरे गाड़ी कैसा चलाना चाहिए वो तो डिपेंड करता है रास्ता कैसा है, और उससे भी डिपेंड करता है तुम्हारे ख्याल से आगे का रास्ता कैसा होने वाला है. गाड़ी किस स्पीड से चलाना चाहिए, कौन से गियर पे, वो तो डिपेंड करता है रास्ता कैसा है, नंबर 1, और नंबर 2 आगे का रास्ता तुम्हारे अनुसार कैसा होने वाला है. सेम चीज बोल रहे हैं. ठीक है, गाड़ी को किस गियर पे चलाना, मतलब बिजनेस में कितना डेट यूज कर रहा. बिजनेस में तुम ज्यादा डेट यूज करोगे, यू आर पुटिंग द गाड़ी ऑन हाई गियर. द रोड शुड बी स्मूथ, and according to you the road is expected to be smooth. So in that case you will reach your destination fast. The destination in business is to maximize shareholders wealth, is to maximize shareholders wealth. In log ka hum management hai, I am the agent of them. I need to make them richer. I need to make them richer. ठीक है, तो आई कैन सी बिजनेस में फेवरेबल कंडीशंस है, आई कैन सी अपॉर्चुनिटीज है जिन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न, मैं डेट लूंगा, आई टेक डेट. ठीक है, तो बिकॉज आई कैन सी दैट फायदा होने वाला है. ठीक है, तो इतना ससेप्टेबिलिटी से डेट को नहीं देखें.
ठीक है, मैंने जानबूझ के डेट का बड़ाई करते हुए ज्यादा टोन बोला है, बिकॉज लोग ज्यादातर डेट को रिस्की की तरह से देखते हैं. ऑफ कोर्स इट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक, इट कैन रिजल्ट इन द कंपनी गोइंग डाउन. ठीक है, तो बड़ाई भी कुछ नहीं कर रहा हूं. सबसे मेन आइडिया है कि आपको क्या लगता है रास्ता, रोड आगे कैसा है, और वो तो लगना ही पड़ेगा तेरे को. यू हैव टू बी अ विजनरी. ठीक है, इफ यू आर अ सीनियर मैनेजमेंट होल्डिंग सी लेवल पोजीशन इन द कंपनी, अ सीईओ, सीएफओ वगैरह, तो इन दैट केस दैट्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू ना. ठीक है, कि यू विल अकॉर्डिंगली टेक डेट which is required for the purpose of the success of the company, that is rewarding shareholders. ठीक है, तो कंपनी, एक एनालिस्ट हैज टू जज, एक एनालिस्ट हैज टू जज द कंपनी वाया दिस. अगर एक कंपनी बहुत ज्यादा डेट ले रहा है, इट शोज अग्रेशन. क्या एनालिस्ट को उस कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा है? भरोसा दो तरह से. नंबर वन, इंटेग्रिटी वाइज कि चोर तो नहीं है, और नंबर टू, एफिशिएंसी वाइज बुद्धिमान है ना. अगर आपको लगता है ना ही वो चोर है और प्लस वो बुद्धिमान है, तो इन दैट केस डेट लेना इज अ गुड थिंग. ठीक है, तो वील हैव टू दैट वे फॉर्म ओपिनियन व्हेन वी वैल्यू इक्विटी स्टॉक्स इन रियल लाइफ. ठीक है, सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ, सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ, ये तीनों का तीनों से जो आया ऐड करके, दैट इज कॉल्ड डेल्टा कैश. व्हाट इज इट? डेल्टा कैश, change in cash balance. This change in cash balance gets added to the opening cash balance and becomes what? Closing cash balance. ठीक है ना. तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. मतलब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एफआरए में जो न्यूमेरिकल आते हैं, वो सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से आते हैं. बहुत सारा सम्स देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि सीएफओ निकालो, सीएफआई निकालो. दूसरे एग्जामिनेशंस में जो 8-8, 10-10 नंबर का सम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, सजा सजा के बनाना है, वो यहाँ पे 1 नंबर का सम होगा, बिकॉज अपने को तो कैल्शियम फटाफट निकालना पड़ेगा, और वहाँ पे से जाते रहेंगे अपने क्या आइटम हुआ. ठीक है ना. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में फर्दर प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पे मैंने उसका एलिगेंस डिस्कस किया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है. ठीक है ना. देखो प्लीज़, पॉइंट नंबर ए. तो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को CFS बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? CFS, जिससे बार बार पूरा वर्ड नहीं यूज करना पड़े. लिख दो CFS shows financial performance. CFS shows financial performance ब्रैकेट में लिक्विडिटी, कॉमा सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी. पूरा अंडरलाइन, ब्रैकेट का अंदर का पोर्शन, ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन अंडरलाइन. लिक्विडिटी, कॉमा सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी. लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रैकेट क्लोज. ब्रैकेट क्लोज. लैंग्वेज चल रहा था. CFS shows what? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ब्रैकेट समथिंग समथिंग समथिंग, ब्रैकेट के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑन कैश बेसिस, ऑन कैश बेसिस, ऑन कैश बेसिस, फुल स्टॉप. रिवाइज कर रहे. लिक्विडिटी का मतलब क्या था? ability to pay your short term liabilities. Solvency, ability to meet your long term debt. ठीक है. Financial flexibility is your ability to face threats and exploit opportunities as they come by. Financial flexibility is the ability of a firm to face threats and to exploit opportunities as they come by. ठीक है. दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी. अगर कुछ थ्रेट आया बिजनेस में, सह लेंगे. अगर अपॉर्चुनिटी आया तो फाड़ देंगे. दैट इज फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी. लिख देना प्लीज नीचे बुलेट. फर्स्ट बुलेट, लिक्विडिटी डैश, लिक्विडिटी डैश ability to meet short-term liabilities, ability to meet short-term liabilities, ability to meet short-term liabilities.
Second bullet, solvency. Solvency dash ability to meet long-term debt. Ability to meet long-term debt. Ability to meet long-term debt. Third bullet, financial flexibility. Financial flexibility dash ability to face threat and exploit opportunities. Ability to face threat and exploit opportunities in the environment. Ability to face threat and exploit opportunities in the environment. To face threat and exploit opportunities in the environment. In the environment. तो CFS का ये पर्पस है एज पर द टेक्स्ट बुक. CFS 3 काम में हेल्प करता है, पता लगाने में कंपनी कितना लिक्विड है, कंपनी कितना सॉल्वेंट है और कंपनी कितना फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल है. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर बी. पॉइंट नंबर बी, cash flows are categorized into dash, next line, first bullet, operating activities bracket CFO, operating activities bracket CFO. Second bullet, investing activities bracket CFI. Third bullet, financing activities bracket CFF, bracket close. Point number C, as an analyst, comma, we would love to see positive CFO and negative CFI. We would love to see positive CFO and negative CFI full stop. CFF may be positive or negative. CFF may be positive or negative depending upon the rate of growth, of the company, that is funds required for CFI, funds required for CFI may be too high. Funds required for CFI may be too high. And CFO may not be capable. Of financing the same. CFO may not be capable of financing the same. CFO may not be capable of financing the same. Full stop. Continue to see me. Full stop. Of course, comma, if CFF is positive, comma,
we would like to see whether funds are being raised. We would like to see whether funds are being raised. We would like to see whether funds are being raised. Funds are being raised from equity or from debt. Funds are being raised from equity or from debt. Or from debt. Full stop. Para change. Use of debt capital. Use of debt capital. Use of debt capital is known as financial leverage. Use of debt capital is known as financial leverage. Financial leverage. Dash. It is a magnifying vehicle. It is a magnifying vehicle. It is a magnifying vehicle. Magnifying vehicle. Dash. Good outcomes become great. Good outcomes become great. बिजनेस में अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा. Good outcomes become great, while poor outcomes become miserable. Good outcomes become great, while poor outcomes become miserable. Good outcomes become great, while poor outcomes become miserable. ठीक है, तो यहां पे मैंने जो पैरेलल रास्ते से कंपेयर किया था, दैट्स अ वेरी गुड कंपैरिजन फॉर ऑल फ्यूचर स्ट्रेंथ्स इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, और भी जब आगे बोलूंगा अलग चैप्टर्स में तो याद दिला दूंगा, बट दैट्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी फॉर अंडरस्टैंडिंग कि डेट बढ़िया है खराब. इट्स द सेम थिंग दैट गाड़ी को कौन से गियर में चलाना है. ठीक है, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेंथ फॉर यू फॉर एवर इफ यू नो द पैरेलल कंपैरिजन. ठीक है ना, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी. पॉइंट नंबर डी. Both IS, I/S and CFS, both IS and CFS, both IS and CFS provide information about financial performance. Provide information about financial performance. Provide information about financial performance. Dash. IS does it. IS does it. IS does it on accrual basis. Income statement does it on accrual basis. While CFS does it on cash basis. While CFS does it on cash basis. CFS does it on cash basis. Full stop. Accrual basis is more reflective. Is more reflective of performance. Is more reflective of performance, but is subjective. But is subjective. But is subjective. Full stop. Cash basis. Cash basis is less reflective of performance. Cash basis is less reflective of performance. Less reflective of performance, but is objective. Less reflective of performance, but is objective. तो एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ज्यादा रिलायबल कौन सा है, IS या CFS? CFS ज्यादा रिलायबल है. रिलायबल भरोसा कर सकते हो कि इसमें धोखाबाजी नहीं है. ठीक है, CFS इज मोर रिलायबल दैट वे. ठीक है, बट काम भी तो आना चाहिए. काम ज्यादा आता है IS क्योंकि वो दिखाता है परफॉर्मेंस कैसा हुआ. ठीक है ना, ओके. पॉइंट नंबर E.
पॉइंट नंबर ई जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, CFO एक फिगर आया, नेक्स्ट CFI एक फिगर आया, CFF एक फिगर आया, तीनों को ऐड किए, डेल्टा कैश ऐड बिगिनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, बिगिनिंग कैश बैलेंस के साथ डेल्टा कैश इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस। पता ही था बट आई जस्ट डिड नॉट वांट टू स्किप इट। ठीक है, पॉइंट नंबर एफ, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में CFO वाला पार्ट है, वो CFO वाला पार्ट या तो डायरेक्ट मेथड से निकलता है या इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोला? डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड हो गया, वी स्टार्ट विथ NI। व्हाट इज NI? मेरे को निकालना CFO है, तो मेरे को याद आया सर CFO भी तो PL से कनेक्टेड है, तो अगर PL का तो मेहनत हो चुका है, चलिए वो पकड़ लेते हैं। अब नेट इनकम में आप एडजस्टमेंट्स करोगे, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है तो क्या करेंगे? ऐड। तो वी मेक एडजस्टमेंट्स टू नेट इनकम and we reach to what? CFO. That's called indirect method. But instead of doing this, if you start cash collection from sales, less cash payment to suppliers, less cash salary, less cash expenses, ऐसे करके तो अभी CFO आ जाएगा. So both direct and indirect methods are allowed for the purpose of making cash flow statement. It only deals with CFO. CFI और CFF तो एक ही तरह से निकलता है, direct method. ठीक है, तो one should know that. लिख देना. Point number F. CFS can be prepared by the direct method or indirect method. CFS can be prepared, बना रहे तो statement ही है. CFS can be prepared by the direct method or indirect method. By the direct method or indirect method. Dash depends on how CFO is computed. Dash depends on how CFO is computed. Depends upon how CFO is computed. Dash para change, first bullet, indirect method. Indirect method. एक दो उसमें NI, नेट इनकम प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स, CFO. ठीक है, एडजस्टमेंट्स के अंदर नहीं जा रहे, कोई सेंस नहीं अभी जाके, तो नेट इनकम प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स, उससे क्या आएगा? CFO. नेक्स्ट बुलेट, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स लेस कैश पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस. ठीक है, तो ये आ गया अपना CFO. बहुत रफली दिखाए बिकॉज अपने को यहां कवर नहीं करना. कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स लेस कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस. ओके, CFO. EFG. ओके, सपोज आप लोगों में से 10 जन को अपॉइंट किया गया टू फॉर्म अ कमिटी एंड दैट कमिटी इज सपोज टू फ्रेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आप लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है निकालना है, कैसे कैसे अकाउंटिंग होना चाहिए. तो इन दैट केस आप लोग को एक फ्रेमवर्क देना पड़ेगा कि किस ढांचे के अनुसार आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालना.
उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, जिसका 3rd चैप्टर है। वो फ्रेमवर्क में से एक पर्टिकुलर लॉजिक है कि सर इन लोग को क्या बोलें, क्या ये लोग रूल ओरिएंटेड बनाएं या फिर प्रिंसिपल ओरिएंटेड बनाएं। रूल ओरिएंटेड मतलब ये हुआ, ये है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है। प्रिंसिपल ओरिएंटेड बनाएंगे तो इसका मतलब जैसा समझ में आए वैसा करना है, लॉजिक देना है। माने आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालोगे ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या तो ये बोल रहा है कंपनीज आपको ऐसा करना है, और प्रिंसिपल ओरिएंटेड तो कंपनीज आपको ऐसे सिचुएशन में देख के समझ के करना है। माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसा निकलेगा, एक रूल और एक क्या प्रिंसिपल, 2 तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। यूएस गैप इज रूल ओरिएंटेड, यूएस गैप इज रूल ओरिएंटेड। IFRS फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज प्रिंसिपल ओरिएंटेड। यूएस गैप इज रूल बेस्ड, IFRS इज प्रिंसिपल बेस्ड। रूल बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड, इसका बहुत सारा सिचुएशंस अपने करिकुलम में आएगा। पहले सिचुएशन का यहाँ पे स्कोप बैठ रहा है, तो यहाँ पे बेस बनाना बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो वो क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, लोन लिए, लोन का इंटरेस्ट दिए। यूएस गैप बोलता है इंटरेस्ट पेमेंट आप पीएल में दिखाते हो, कहाँ दिखाते हो, पीएल। तो सिंस वो ऑपरेटिंग है तो सीएफओ में लेस होगा, सीएफओ में माइनस, सीएफओ में माइनस। अकॉर्डिंग टू यूएस गैप इंटरेस्ट पेमेंट इज टू बी अ माइनस इन सीएफओ, सीएफओ में दिखाना है। आईएफआरएस ये बोलता है कि जो लोन लिया उस अमाउंट को कहाँ दिखाया था, लोन जो लिया उसको कहाँ दिखाया था, सीएफएफ। लोन जो लिए थे उसको तो सीएफएफ में दिखाए थे, तो लोन का जो इंटरेस्ट दिए वो भी कहाँ जाना चाहिए, सीएफएफ। लोन जब लिया उसको दिखाया सीएफएफ में इनफ्लो, तो उसका जो इंटरेस्ट गया वो भी सीएफएफ में आना चाहिए। बट सर उसको पीएल में दिखाते हैं, सीएफओ में आना चाहिए। तो आईएफआरएस बोलता है बोथ अलाउड। क्या बोलता है, बोथ अलाउड। इंटरेस्ट पेमेंट को कोई सीएफओ में दिखाए आउटफ्लो या सीएफएफ में दिखाए, दोनों अलाउड है। इनफैक्ट गाइडेंस क्या दिया है, गाइडेंस ये दिया है कि अगर आप एक फाइनेंशियल कंपनी हो, क्या कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी हो, बैंक, तब तो आपके लिए इंटरेस्ट एक तरह से ऑपरेटिंग टाइप है, तो आपको उसको ऑपरेटिंग सीएफओ में दिखाना चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो तो जो इंटरेस्ट है वो आपको कहाँ दिखाना चाहिए, सीएफएफ। खैर कब क्या दिखाना चाहिए वो तो अलग रूल हुआ। द पॉइंट इज दैट यूएस गैप बोल रहा है इंटरेस्ट आउटफ्लो विल बी शोन अंडर सीएफओ। आईएफआरएस सेइंग दैट इंटरेस्ट आउटफ्लो कैन बी शोन ईदर अंडर सीएफओ और अंडर सीएफएफ, या तो सीएफओ या फिर सीएफएफ। खराब बात क्या होगा, तुमको ये याद रहेगा कि सब बोले थे आईएफआरएस 2 जगह अलाउ करता है और तुमको 2 जगह याद नहीं आ रहे। ठीक है, तो और या तुमको सीएफओ याद आ रहा है, फिर तुम कंफ्यूज हो रहा है, सीएफआई बोले थे सर कि सीएफएफ, दैट्स बैड, बिकॉज इसका मतलब आपने लॉजिक ही नहीं पकड़ा। लॉजिक ये था लोन जो आया वो कहां आया, फाइनेंसिंग, तो इंटरेस्ट जो गया वो कहां गया, फाइनेंसिंग। हाउ कैन यू फॉरगेट। ठीक है, तो लर्न करने का चीज ही नहीं है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स मेड, हम लोग शेयर्स वगैरह बाई कर रखे बॉन्ड, तो बॉन्ड से डिविडेंड इनकम या शेयर से इंटरेस्ट इनकम आया, शेयर से डिविडेंड इनकम और बॉन्ड से इंटरेस्ट इनकम आया, तो इनकम को कहां दिखाना है, पीएल में तो दिखाते हैं। पीएल में इट इज अदर ऑपरेटिंग इनकम। व्हाट इज इट, अदर ऑपरेटिंग, सॉरी पीएल में इट इज फाइनेंशियल इनकम, भूल के बोल दिया। पीएल में इट इज फाइनेंशियल इनकम, ईबीआईटी के बाद आता है फाइनेंशियल इनकम। ठीक है ना, तो सिंस वो पीएल में आता है तो अब बात आ रहा है कि वो कहां आए। यूएस गैप बोलता है सिंस वो पीएल में आता है तो कहां आएगा, सीएफओ। कहां आएगा, एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड इनकम शैल बी सीएफओ। आईएफआरएस बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया था ना शेयर्स में, जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आउटफ्लो कहां दिखाया था, सीएफआई। जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आउटफ्लो सीएफआई में दिखाया था, तो उससे अगर इनकम आ रहा है वो कहां आना चाहिए, सीएफआई। तो बोला दोनों में से कहां भी ले सकते हैं, सीएफओ या फिर सीएफआई, सीएफओ या फिर सीएफआई। फिर से गाइडिंग प्रिंसिपल, अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका रेकरिंग एक्टिविटी है, तो आप सीएफओ में दिखाओ। आप कभी कभार करते हो तो कहां दिखाओ, सीएफआई में। तो वैसे वो लॉजिक पे छोड़ दी है कि ऑर्गेनाइजेशन ठीक से सोच के अपने आप कर लेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट का मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट पेमेंट यूएस गैप में कहां आएगा, सीएफओ ऑपरेटिंग, और इंटरेस्ट पेमेंट आईएफआरएस में कहां आएगा, सीएफओ या फिर सीएफएफ, सीएफओ या फिर सीएफएफ। ठीक है, याद करने का बात ही नहीं है, तो स्लिप ऑफ टंग हो ही क्यों, सोच के बोले ना, 1 मिनट लेट से बोले, या तो ऑपरेटिंग और या फिर फाइनेंसिंग, बस लोन लिए थे फाइनेंसिंग।
इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम यूएस गैप में कहां पे आएगा? सीएफओ, ऑपरेटिंग। आईएफआरएस में या तो ऑपरेटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स यूएस गैप में सीएफएफ, यूएस गैप में सीएफएफ, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स सीएफएफ। आईएफआरएस अपने लॉजिक पे अडिग है, लॉजिक पे वो अडिग है, या तो सीएफओ या फिर सीएफएफ, या तो सीएफओ या फिर सीएफएफ। अब जो रट रहा है उसको टेंशन, बक यार इंटरेस्ट एक्सपेंस रट लिए थे, ये गड़बड़ हो गया। यूएस गैप का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है रिगार्डिंग डिविडेंड एक्सपेंस को ये अलग क्यों किया, जब इंटरेस्ट पेबल को सीएफओ में दिखा रहा था, अब जो डिविडेंड पेड है उसको कहां दिखा रहा है? सीएफएफ। बिकॉज वो बोलना चाह रहा है कि जो डिविडेंड हम लोग पे करते हैं दैट्स एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट्स नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए वो सीएफएफ में दिखा रहे हैं। और आईएफआरएस वही मान रहा है कि भाई पैसा उठाए तो वैसे तो जो डिविडेंड पे किए फाइनेंसिंग में आना चाहिए, और अगर वो लॉजिक ले तो ऑपरेटिंग में आना चाहिए। तो ये मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया कहां पे यूएस गैप रूल बेस्ड है और आईएफआरएस क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड। ठीक है, तो और इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स का डिस्कशन हुआ जो अपने लिए एक एसेट है व्हेन वी एंटर दैट चैप्टर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, लिख देना जी। यूएस गैप इज रूल बेस्ड, यूएस गैप इज रूल बेस्ड, ब्रैकेट में रीड रिजिड, ब्रैकेट में रीड रिजिड, रूल बेस्ड मतलब रिजिड, आप ये समझो, ब्रैकेट क्लोज। while IFRS is principle based, while IFRS is principle based, principle based bracket read flexible, principle based bracket read flexible, IFRS principle based bracket read flexible, bracket close. An instance of this difference, an instance of this difference in approach, an instance of this difference in approach, an instance of this difference in approach is dash para change, first bullet, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट, सिंस अपने को लैंग्वेज टानना नहीं है तो एरो टान दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड एरो टान दो। लेफ्ट साइड में यूएस गैप, राइट साइड में आईएफआरएस, लेफ्ट साइड में यूएस गैप और राइट साइड में आईएफआरएस। यूएस गैप के नीचे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कहां पे आएगा? सीएफओ, लिख दो सीएफओ। और आईएफआरएस में सीएफओ या फिर सीएफएफ। यू आर द बेस्ट जज कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या आई और एफ में। तो इन दैट केस तरीका, लोन लिया तो लोन का इंटरेस्ट भी तो फाइनेंसिंग में जाएगा ना। नेक्स्ट बुलेट, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम। फिर से लेफ्ट साइड में यूएस गैप, राइट साइड में आईएफआरएस, लेफ्ट साइड में यूएस गैप, राइट साइड में आईएफआरएस। तो लेफ्ट साइड जो यूएस गैप है उसमें कहां पे? सीएफओ। ओके, पीएल का आइटम है तो इसलिए सीएफओ। और राइट साइड में जो आईएफआरएस है उसमें सीएफओ या सीएफआई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किए तभी तो इनकम आया। सीएफओ और सीएफआई। नेक्स्ट बुलेट, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स,
डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, कोई भी शेयर होल्डर्स, डजेंट मैटर, प्रेफरेंस या इक्विटी, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, वही दो एरो, लेफ्ट साइड में यूएस गैप, राइट साइड में आईएफआरएस, लेफ्ट साइड में यूएस गैप, राइट साइड में आईएफआरएस। इस बार यूएस गैप अपना पैंतरा चेंज किया, बिकॉज वो बोला कि ये नहीं यार, ये एक्सपेंस नहीं है, ये तो मेरा अप्रोप्रिएशन है, ठीक है, तो ये मेरा अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का हिस्सा बांट रहे हैं वो लोग को, तो वो क्या माना, वो सीएफएफ, ठीक है, यूएस गैप में सीएफएफ, पर आईएफआरएस अभी तक अड़े गए, क्या सीएफओ और सीएफएफ, सीएफओ और सीएफएफ, सीएफओ और सीएफएफ। फोर्थ बुलेट, टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट, दो एरो, लेफ्ट साइड में यूएस गैप, राइट साइड में आईएफआरएस, लेफ्ट साइड में यूएस गैप, राइट साइड में आईएफआरएस, यूएस गैप, आईएफआरएस। यूएस गैप सारे के सारे टैक्स पेमेंट को सीएफओ में लेते हैं, लिख दो सीएफओ। यूएस गैप सारे के सारे टैक्स पेमेंट को सीएफओ में लेते हैं। आईएफआरएस कहां लेते हैं, सुन लो, सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ तीनों में डिपेंडिंग अपॉन वो टैक्स पेमेंट किस चीज से रिलेटेड है। ओके, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इनकम कमाया, उस पर टैक्स पे किया, वो सीएफआई में, ठीक है, तो ऑपरेशंस में वो टैक्स पे किया सीएफओ में, तो टैक्स कहां जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन टैक्स का सोर्स क्या है, जो उसका सोर्स है उसके हिसाब से वहां जाएगा, ठीक है, तो लिख देना सीधा एरो देके, it will come under CFO, it will come under CFO, comma CFI, it will come under CFO, comma CFI and CFF depending upon the source of tax, depending upon the source of tax, depending upon the source of tax। ठीक है, चार्ट के बाहर आके नोट, वी विल रिविजिट, नोट में वी विल रिविजिट आईएस इनकम स्टेटमेंट, कॉमा बीएस बैलेंस शीट एंड सीएफएस as three separate chapters, in the second study session, as three separate chapters in the second study session, full stop। Point number 4, statement of changes in owner's equity, statement of changes in owner's equity, statement of changes in owner's equity। ओके, ध्यान देना, इक्विटी जो है बोल रहा है उसका चेंज कैसे होता है, डेल्टा इक्विटी, यानी कि सुनना, बैलेंस शीट में द बिगिनिंग इक्विटी वाज 540 million, the ending equity 600 million, okay, beginning equity was 540 million, beginning equity is 540 million in the balance sheet, while ending equity in the balance sheet is 600 million। How much is the change? 60। तो ये जो 60 है ना, 60, ये 60 का कहां से चेंज हुआ, उसका स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। सिंपल, 60 का हिसाब, ठीक है, तो 60 का हिसाब। इनकेस जरा सा भी कोई फ्रिक्शन में है तो बोलना चाहते हैं कि ये बैलेंस शीट है अगर इंडियन स्टाइल में, तो फर्स्ट आइटम तो यहाँ पे क्या आता है, शेयर कैपिटल, फिर क्या आता है, रिजर्व्स। तो ये जो इक्विटी है ना, ये इक्विटी का बात कर रहा हूँ, ये 540 था और नेक्स्ट बैलेंस शीट पे 600 हो गया, तो ये जो 60 का चेंज हुआ ना,
वो 60 का एक अलग से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड, ओके उसका बात करें सर, वो इक्विटी जो चेंज हुआ उसका चेंज का बाइफर्केशन। तो इक्विटी 3 तरह से चेंज होता है एंड वी नो हाउ। नंबर 1, इक्विटी में कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल था, याद है? कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल का मतलब जो पार प्लस एपीआईसी, पार प्लस माइनस ट्रेजरी स्टॉक, पार प्लस एपीआईसी माइनस ट्रेजरी स्टॉक। तो इक्विटी यानी कि वो पार प्लस एपीआईसी माइनस ट्रेजरी स्टॉक तो हर साल चेंज होता है, क्योंकि नया शेयर इशू किए तो इक्विटी व्हाट अप, शेयर्स बायबैक किए तो इक्विटी व्हाट डाउन। वो तो ऑब्वियस है। contributed capital portion of equity will go up when you issue shares, will come down when you buy treasury stock, correct है? तो equity changes because of owner related transactions। क्या बोला? owner related transaction, owner के साथ transaction, शेयर इशू किए, आप लोग ओनर्स बन गए, शेयर बाईबैक किए, डिविडेंड पे किए, ये सब हो गया ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो व्हाट आर द 3 ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन? नंबर 1, इश्यू ऑफ शेयर्स, Number 2, buyback of shares. Number 3, dividend paid. There are 3 owner-related transactions: issue of shares, buyback of shares, and dividend paid. Issue of shares से equity goes up. Buyback of shares से equity comes down. Dividend paid से equity comes down. Dividend pay करेंगे तो equity कम होगा ना, ठीक है? These are owner-related transaction. What are they? Owner-related transaction. ठीक है? उसके बाद नेट इनकम, क्या बोला? नेट इनकम, पीएल में जो नेट इनकम आया, बिकॉज नेट इनकम माइनस डिविडेंड को तो मैं इधर ले लिया ना, वो जो डिविडेंड जो जाता है उसको मैं किस में मान लिया? ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो मैं वहां पे नेट इनकम माइनस डिविडेंड नहीं कर रहा हूं, नेट इनकम ले रहा हूं। सर नेट इनकम इक्विटी में जाएगा, नेट इनकम इक्विटी में जाएगा तो इक्विटी बढ़ना चाहिए, पर तुमने डिविडेंड पे कर दिया तो इक्विटी क्या हो गया? कम। पर डिविडेंड पे करना इज ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो और तीसरा हो गया अपना ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? मैं ठीक से डिफाइन नहीं कर रहा था। इट रेफर्स टू नॉन ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस व्हिच बाईपास द इनकम स्टेटमेंट एंड डायरेक्टली अफेक्ट शेयर होल्डर्स इक्विटी। इट रेफर्स टू नॉन ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन व्हिच बाईपास द इनकम स्टेटमेंट एंड डायरेक्टली अफेक्ट शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी 3 तरह से चेंज होता है। नंबर 1, ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन, नंबर 2, नेट इनकम, एंड नंबर 3 व्हाट? ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, ये तीनों का तीनों दिखता है स्टेटमेंट में, विच इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो ओके, इसको इसी तरह कॉपी कर दो। बिगिनिंग इक्विटी 540 मिलियन, बिगिनिंग इक्विटी 540 मिलियन, ending equity 600, therefore delta E माने change in equity 60, change in equity 60, उसका 3 एरो, लेफ्ट वाले में ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन, दूसरा नेट इनकम, तीसरा ओसीआई। ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स 20 मिलियन, 20 मिलियन का शेयर इशू किए, लेस ट्रेजरी स्टॉक 5 मिलियन का बायबैक कर लिए, लेस डिविडेंड पेड 5 मिलियन का डिविडेंड पे किए, तो 60 में से 10 का हिसाब हो गया। इस बार 20 मिलियन का शेयर इशू किया था, 5 मिलियन का बायबैक कर लिया और डिविडेंड 5 मिलियन पे किया, तो 10 का हिसाब हो गया। 60 में से 10 का हिसाब हो गया। इस बार का जो नेट इनकम है दैट इज 35, नेट इनकम इज 35, और जो ओसीआई है दैट इज कितना बचा? 15 नहीं, कितना?
15, OCI 15, ठीक है। तो 60 का हिसाब हो गया। वो हिसाब जो दिखाएगा स्टेटमेंट, दैट्स कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। और वो स्टेटमेंट तो अपने अलग से चैप्टर है भी नहीं, तो यू डोंट नीड टू नो द स्टेटमेंट वेरी माने प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में वगैरह, वी जस्ट नीड टू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक बार फिर से OCI को नीचे डिफाइन कर दें प्रॉपरली, बिकॉज शायद लास्ट टाइम जो मैं डिफाइन किया था उसमें नॉन ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखाया था क्या? नहीं, बिकॉज आई कुड नॉट हैव एक्सप्लेन द वर्ड नॉन ओनर, तो मैं वहां पे केवल बाईपास वाला लिखाया था, ठीक है ना। तो OCI को फिर से डिफाइन कर देने, 10 OCI, 10 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। OCI refers to changes in equity brought about by non-owner related transactions. Changes in equity brought about by non-owner related transactions. Changes in equity brought about by non-owner related transactions. Non-owner related transactions which bypass the income statement. Which bypass the income statement and directly affect shareholders' equity. Bypass the income statement and directly affect shareholders' equity. Bypass the income statement and directly affect shareholders' equity. Directly affect shareholders' equity. Okay. क्वेश्चन पे आओ। तो पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4, पेज 2 में क्वेश्चन नंबर 3 भी है, 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। Somebody is asking a doubt, yes. Exactly वही तो लिखाए हैं जो कि अपने चार्ट में दिखाए। 60 जो चेंज हुआ, वो 60 में से 15 का डेफिनेशन क्या हुआ? 15 इज द चेंज इन इक्विटी एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन विच बाईपास द इनकम स्टेटमेंट। मतलब एग्जैक्टली वो जो एरो दिखाए वही तो उसका इंग्लिश लिखाए हैं कि व्हाट इज 15? 15 इज 60 का हिस्सा, चेंज इन इक्विटी which are non-owner, not the first wala, not the second wala, third wala. It's the English of the bifurcation. Okay? Yeah. Page number 2, question number 3. The questions are going to be very easy over here. ठीक है ना? A company's current financial position would best be evaluated by balance sheet. Number 4, a company's profitability for a period would be evaluated using the income statement, profitability, okay, income statement. Number 5, नहीं, नंबर 5 तो अपने किए नहीं है, एक मिनट, होमवर्क वाले सेक्शन में आए। नंबर 4, होमवर्क सेक्शन में नंबर 4, which of the following statement most likely describes the role of the income statement? Role of the income statement क्या है? It reports the financial performance of the firm over a period of time. Financial performance. Number 5, which of the following financial statement is the analyst least likely to review to assess a company's performance over a period of time? Performance तीनों में से किससे नहीं दिखता है? बैलेंस शीट ए और सी से दिखता है। Which of the following statement represents information at a specific point in time? Balance sheet. Number 7, a company's operating income माने EBIT, company's operating income माने
EBIT, a company's operating income is most useful in the analysis of पहला दिया है its underlying performance relative to the amount of debt in its capital structure, और तीसरा its underlying performance independent of the use of financial leverage. तो relative to the use of debt या independent of the use of financial leverage. EBIT इंटरेस्ट कंसिडर करता है कि नहीं? नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ द यूज ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल लेवरेज. EBIT क्या दिखाता है? कंपनी कैसा परफॉर्म किया. डेट वाला पार्ट को छोड़, भूल जा भाई, डेट को भूल जा, कितना फाइनेंशियल लेवरेज है सब भूल जा. EBIT पे ध्यान देते हैं, मतलब डेट कितना यूज किया उसका इंपैक्ट नहीं. नेट इनकम देखेंगे तो डेट का इंपैक्ट आ गया, ठीक है. EBIT में इंडिपेंडेंट ऑफ द यूज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. सो द लैंग्वेज इज दिस थिंग, यू कैन मार्क दैट एज इंपॉर्टेंट. जो 5-6 की उसमें से यही काम का था. नंबर 7, its underlying performance independent of the use of financial leverage. Number 8, owner's equity is best described as what? A wrong, a liability in excess of asset. A minus L होगा ना. Owner's residual interest in the assets of the entity after deducting liabilities. तो अपने ज़्यादा डीपली किए, बट यहाँ पे टच अपॉन किया हुआ, इसलिए लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं है. अपने को सबको बाद में बेनिफिट करेगा. ओके, जो अपने किए इसमें, ठीक है. तो यही वाला क्वेश्चंस बैलेंस शीट ये सब से रिलेटेड है, ठीक है. जो अपना फ्राइडे को सेकेंड हाफ क्लास चलता है ना, जिसमें डेरिवेटिव का एक क्लास बाकी है फ्राइडे का, जब वो खत्म होगा यानी कमिंग फ्राइडे, तब जाके उस स्लॉट में आई विल बी स्टार्टिंग विथ FRA का सेकेंड स्टडी सेशन. FRA का सेकेंड स्टडी सेशन आने वाले फ्राइडे के बाद, सेकेंड स्टडी सेशन, ठीक है. पर वो वही कर पाएगा जो संडे वाला क्लास करता है, बिकॉज विदाउट एनी आइडिया ऑफ FR और FSA इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच द सेकेंड स्टडी सेशन, ठीक है. तो इट वॉज जस्ट टू गिव यू द गाइडेंस. यहाँ पे एंड कर रहे हैं.